नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं जो जंग छिड़ गई है उसके बारे में थोड़ी बात अलग से करूंगा। इसका कारण ये है कि हर एक के सामने एक सवाल है कि अगर भारत पाकिस्तान इनके दरमियान जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, शायद 6-7 घंटे का मामला था। 6-7 मई को एक 2 घंटे की बात थी, और 9-10 मई को कुछ 4 घंटों का मामला था। पूरा मिलकर 6-7 घंटे की जंग हुई और मामला खत्म। पाकिस्तान हमें जवाब तक नहीं दे पाया। पैर पड़ने लगा कि भाई युद्ध विराम करो। तो फिर जो जंग छिड़ गई है इसराइल के खिलाफ, और इसराइल और मुस्लिमों के खिलाफ, या यूक्रेन और रशिया में, तो ये क्या मामला है? ये रुकता क्यों नहीं? ये कैसे खत्म होगा? तो भारत पाकिस्तान का मामला तो चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब बड़ी जंग बहुत साल पुरानी हो गई, अभी ऐसी जंग छेड़ने की पाकिस्तान में हिम्मत नहीं, ना कि लड़ने की हिम्मत है, ना ताकत है, ना क्षमता है। यूक्रेन और रशिया का मामला अलग है, लेकिन इसराइल का जो मामला चल रहा है वो सीरियस है। हाँ, रशिया और यूक्रेन का मामला है, बीच में एकदम भड़क जाता है, फिर 1-2 महीने उस पर शांतता होती है, आगे कुछ नहीं। लेकिन हमास और इसराइल इनके दरमियान जो जंग छिड़ गई है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। गाजा नाम का छोटा भूप्रदेश है, वहां जिस ढंग से हमास नाम का संगठन काम करता था, वो दिखने में हमें लगता है कि एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन वो बात नहीं है। हमास के पीछे देश की दुनिया की बहुत बड़ी ताकतें अपने तरीके से अपना अपना गेम खेल रही थी। फिर उसमें इजराइल होगा, फिर उसमें और अरब देश हो गए, मुस्लिम देश हो गए, रशिया भी होगा, लिबरल्स है। अब देखो, यूरोप में बहुत सारे ये जो देश है, प्रगत देश है, ये देश खुले आम तो इसराइल का समर्थन करेंगे, उसको मदद करेंगे, और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी के नाम पर हमास और पैलेस्टाइन की भी मदद करेंगे। कितना विरोधाभास है, देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। आपको याद है जब वायनाड से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और उस उपचुनाव में प्रियंका गांधी पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी और बाद में पार्लियामेंट में चुनकर आ गई, तो उन्होंने भी पैलेस्टाइन का बैग लेकर, हमास का बैग लेकर पार्लियामेंट में प्रवेश किया था, आपको याद होगा। तो ये दोगलापन जो होता है राजनीति का, वो हर जगह होता है। तो इसराइल और अरब, या इसराइल और मुस्लिम, इनकी जो जंग है वो आज की नहीं, 70 साल से ज्यादा है। भारत स्वतंत्र होने के बाद 2-3 सालों में जब आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश कॉलोनी खाली कर रहे थे और ऑक्यूपाइड एरिया छोड़कर उन देशों को स्वतंत्र आजादी दे रहे थे, तो उसमें पैलेस्टाइन भी था। तो पैलेस्टाइन में अरब भी रहते थे, और यूरोप से पीड़ित होकर इसराइल में आ गए बहुत सारे जूस थे, गरीब थे। वो जूस अपना देश चाहते थे, और अरब बोलते थे कि नहीं, हमको तो जून 7 में नहीं चाहिए। तो जब जंग छिड़ गई, तो बीच में ऐसा तय हुआ, इसराइल यूनो ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि भाई पैलेस्टाइन के 2 टुकड़े हो गए, एक अरबों का हो रहेगा, एक जू का रहेगा, और जेरूसलम जहां से 3 रिलीजन निकले हैं उनको यूनो केंद्र शासित करेगा। लेकिन वो अरबों ने माना नहीं। फिर जो तय हुआ कि जो लड़कर जितनी जमीन ले जाएगा उतना उसका देश होगा। तो इसराइल और आज का जो पैलेस्टाइन है वो ऐसा बन गया है कि जो 1950 में लड़ाई हुई थी, 70 साल पहले, उसमें जो जमीन इनके पास आ गई, तो एक टुकड़ा जो गाजा का था वहां कुछ अरब बच गए, और जॉर्डन नदी के पास, जिसको वेस्ट पश्चिम किनारा बोला जाता है, तो वहां जो बचा है। तो बात यह है
कि ये जगह ऐसी है कि जिससे जियो पॉलिटिक्स चलती है। पूरे देश दुनिया में जाने वाला जो पेट्रोल है, ईंधन है, मिडिल ईस्ट का जो पेट्रोल निकलता है, वो जाने आने के और पूरे माल ट्रेडिंग के रास्ते जो है, जो जहाज वहां से निकलते हैं, तो सुएज कैनाल हो और कोई हो, ये सब वहीं से निकलता है। तो वहां एक प्रेशर पॉइंट बनाकर वहां से जियो पॉलिटिक्स चलती है। और इसलिए इसराइल जैसा एक छोटा सा देश और अरब या मुस्लिम, इनमें जो झगड़ा है, इसका इस्तेमाल पूरे डेवलप कंट्री, जो प्रगत देश है, यूरोप के हो गए, अमेरिका होगा, रशिया होगा, चाइना होगा, वो सब इसराइल के नाम से एक जियो पॉलिटिक्स खेलते हैं। और इसलिए जो जंग चल रही है वो वैसे तो आज की नहीं है। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तब हम देखते थे, तो एक बात ऐसी होती थी कि भाई ये 25-30 साल हो गए, 80 तक, 50 से लेकर 80 तक, 1950 से लेकर 1980 तक, 30 साल इसराइल हमेशा हर दिन हर रात जंग की छाया में रहा। ये हमने सुना था जब हम कॉलेज पढ़ते थे, फिर पत्रकार बन गए, तो ये बड़ी क्या बोलते, सराहना करके बोल रहे, एक देश है, छोटा सा है, लेकिन कंटिन्यूअसली 30 साल वो युद्ध की छाया में जीता रहा, जिसका नाम इजराइल है। तो इजराइल के लिए जंग कोई बड़ी बात नहीं है। हर जवान लड़के को 3-4 साल का कुछ कंपल्सन है, आर्मी में जाना ही पड़ता है, बाद में अपना अपना जो कुछ करना है करो। लेकिन अगर समय आ जाए तो पूरा का पूरा, पूरी जो पॉपुलेशन है इसराइल की, वो आर्मी होती है। विद इन नो टाइम हर कोई नागरिक है, वो जंग लड़ने वाला सैनिक बन जाता है। तो ऐसे में जो युद्ध छेड़ा गया है वो सिर्फ जू और मुस्लिम ऐसा नहीं है। और जिस ढंग से ये छेड़ा गया है, वो देखने के बाद मुझे लगता है कि अब जो गाजा और अल फतह वगैरह, फिर जिहाद, अलकायदा वगैरह वगैरह हो गया, उसके बाद अब ये बड़े देश एक कॉमन एजेंडा पर आ गए कि भाई हमने ही जो जियो पॉलिटिक्स करी है उसका है फलित है कि ये जिहाद पैदा हो गया, ये टेररिज्म पैदा हो गया। अब इसको खत्म करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आरंभ में, शुरुआत में ये पैसे वाले जो प्रगत देश थे ये इसको फाइनेंस करते थे। आगे जब मिडिल ईस्ट में बहुत सारा पेट्रोल मिलने लगा, उनके पास पैसा आ गया, तो वही मुस्लिमों को फाइनेंस करने लगे। और उनको कंट्रोल में रखने के लिए यूरोप हो या अमेरिका हो, ये इसराइल को पैसा दे, यानी ऐसा एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया और ये एक धंधा बन गया। तो अब जो प्रगत देश है उनको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि जो टेररिज्म सिर्फ मिडिल ईस्ट में लगा रहता था, वो अब आहिस्ते आहिस्ते अलग अलग देशों में, अफ्रीका में फैल गया, यूरोप में फैल गया, अमेरिका अमेरिका तक पहुंच गया। तब जाके अब सबको लगता है कि इसको कम से कम निकम्मा करना चाहिए, इसको टोन डाउन करना चाहिए, उसको इतना ताकतवर नहीं बनने देना चाहिए। तब जाके आज का जो इसराइल और मुस्लिम वॉर चल रहा है, जंग चल रही है, इसकी, उसका जो समीकरण है वो समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ सऊदी, सॉरी, ईरान और इसराइल, इनके बीच की बात नहीं है। वो तो है, दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो प्लानिंग है, जिस ढंग से हमास को सबक सिखाते सिखाते इसराइल ने हिजबुल्ला को खत्म कर दिया, सीरिया खत्म हो गया, यानी सीरिया में जो मामला था वो खत्म हो गया, येमेन हौथी खत्म हो गया, और ईरान पर हमला हो गया। उसके बाद जो कुछ चल रहा है हमारे भारत और पाकिस्तान के दरमियान, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब जिस ढंग से उसमें अमेरिका भी उतर गई है, चाइना सावधानी से इसराइल वॉर की तरफ देख रहा है, ये सब जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है
कि इसके पीछे कोई मकसद है। ये अचानक नहीं हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि कम से कम 3 या 4 देशों में तख्ता पलट होगा, उसके बाद ही ये इजराइल और उसके इर्द गिर्द जो जंग छिड़ गई है वो रुकेगी। तब तक ये जंग चलती रहेगी। इसमें एक मैं मानता हूं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तख्ता पलट होगा, ईरान का तख्ता पलट होगा, और उसके साथ साथ शायद चाइना का तख्ता पलट होगा, बांग्लादेश का भी होगा। लेकिन बांग्लादेश इतनी बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश का मामला जो है वो म्यांमार और भारत के दरमियान का है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। चाइना हो उसमें, लेकिन जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड वाइड जियो पॉलिटिक्स है, उसमें बांग्लादेश की अहमियत कम है जितनी पाकिस्तान की है। जियो पॉलिटिकली पाकिस्तान जहां बसा है उतनी इंपॉर्टेंस बांग्लादेश को नहीं है। तो म्यांमार, भारत, चाइना, इसके बीच का मामला है। लेकिन इसराइल और पाकिस्तान, ये दो देश ऐसे हैं, ईरान को यहां तख्ता पलट करने के सिवा यूरोप और रशिया और अमेरिका, इनके पास कोई चारा नहीं है, चारा नहीं। और इसलिए मैं मानता हूं कि जब तक जिस ढंग से अ, पाकिस्तान को भारत ने मार्जिनलाइज किया और ईरान को इसराइल और अमेरिका ने मार्जिनलाइज किया है, और इस गड़बड़ में बीच में चाइना का जो अवमूल्यन हो गया है, चाइना की जो हवा चल रही थी, 2 नंबर की अर्थव्यवस्था, 2 नंबर की इकोनॉमी वगैरह वगैरह, वो हवा निकल गई है। ट्रंप ने टैरिफ वॉर जो घोषित किया, उसके बाद चाइना की जो हालत है इतनी बुरी है कि चाइना आज लड़ाई की स्थिति में नहीं है। एक तो पिछले 60 साल से कम चाइना की आर्मी परेड करती है, लेकिन लड़ते हुए एक बार भी नहीं देखी गई। आपको याद होगा गलवान में जब झड़प हुई थी, उसके बाद चाइना भारत की आर्मी से डरने लगा है। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना के पास जो हथियार और इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो भी भारत के सामने टिकने वाले नहीं, इसका सबूत सामने आ गए। तो चाइना लड़ने की परिस्थिति में नहीं है। और दूसरी तरफ ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर डिक्लेयर किया, उसके बाद चाइना की आर्थिक हालत, माली हालत बहुत खराब हो गई है। चाइना जानता है कि इसके सामने वो टिकने वाला नहीं है, और ऐसे में अगर भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ जंग छेड़ी गई तो चाइना टिकेगा नहीं। क्योंकि जितनी बुरी हालत पाकिस्तान के अंदर है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, बिल्कुल उसी हालत में पिछले 4 महीने से चाइना चल रहा है। बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, और दुनिया भर की जिम्मेदारियां चाइना ने उठाकर रखी है। इसमें जो परिस्थिति हो गई है, तो ऐसा लगता है कि चाइना में तख्ता पलट होने वाला है। 10 साल पहले जो शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने थे, और उन्होंने अपनी ताकत दिखाकर यहां तक गेम लेकर गए, खेल लेकर गए थे कि वो मरने तक प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन अब परिस्थितियां बदली है। जिस ढंग से ट्रंप ने टैरिफ वॉर का नाटक शुरू किया, उसके बाद देखते देखते चाइना की इंडस्ट्री खत्म होती गई, चाइना की अर्थव्यवस्था डूबने लगी। जिस ढंग से चाइना ने ज्यादा पैसा आया, उससे साथ जुआ खेला था, उसका नुकसान उठाना पड़ा है। और इसके बाद अचानक पहलगाम हो गया, ईरान पर इसराइल का हमला हो गया। इससे जो बाह्य परिस्थिति बदली है बाहर की, और अंदर की चीन की परिस्थिति देखो, तो मैं मानता हूं कि शायद चीन में भी तख्ता पलट जरूरी है। तो शायद 1 2 3 महीने निकल जाएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि इसराइल और ईरान का जो जंग छिड़ गई है, वो 3 देशों का तख्ता पलट होने तक नहीं रुकने वाली। हाँ, ईरान धमकियां देता रहेगा, ईरान के अंदर भी एक यादवी सिविल वॉर
पाकिस्तान में सिविल वॉर और चाइना में सिविल वॉर होगा। और ये तीन देशों में तख्ता पलट होने के बाद, यानी एक बात है कि पाकिस्तान का जो सिपह सालार है, सेनापति है आसिफ मुनीर, वो शायद अमेरिका की मदद से वहां की जो शाहबाज शरीफ की सरकार है वो बर्खास्त करेगा और मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाएगा। ईरान में मौलाना या मौलवी की जो सत्ता है, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला की सत्ता है, वो बदल कर वहां लोग उठाव करेंगे, बगावत करेंगे और वहां की व्यवस्था भी बदलेगी, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं रहेगा। और चाइना की जो बात है, चाइना में शी जिनपिंग और उनके जो करप्ट साथी है, भ्रष्ट साथी है, उनकी जो सत्ता है वो भी बदली जाएगी। और जब ये होगा शायद 2-4 महीने जाएंगे, लेकिन उसके बाद ही जंग खत्म होगी। क्योंकि लेबनान हो, हमास हो या येमेन हो, उनको पूरा का पूरा निकम्मा कर दिया गया, पाकिस्तान को निकम्मा कर दिया गया। अगर ईरान निकम्मा होता है, फाइनली निकम्मा होता है, और ईरान की जनता अगर आयतुल्ला के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो दुनिया में झगड़े होने की जरूरत है, नॉर्मल सी आ जाएगी। यानी थोड़े बहुत आतंकवाद इधर उधर होता रहेगा, लेकिन कारोबार अच्छा चलेगा, इंडस्ट्रीज अच्छी चलेगी, अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी और ढंग से दुनिया चल पाएगी। ऐसी परिस्थितियां बनने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है कि इस्लामी जिहाद को निकम्मा करना जरूरी है, इस्लामिस्ट की ताकत घटाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि उसी कारण से प्लान करके, पूरा प्लान बना के पिछले 2 साल से ये एक 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 पायदान पर कार्रवाई हुई है, और उसी ढंग से शायद ये जंग जो छिड़ गई है ज्यादा चलेगी नहीं, 2-3 महीने में देखते हैं क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।